students, welcome to Nitin Online Classes. So in today's video we are going to discuss the strange case of Britain, means the unification of Britain which happened in a strange way. मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें स्ट्रेंज क्या था, इसको स्ट्रेंज क्यों बोला जा रहा है. तो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है unification of Italy and unification of Germany. So in this video we are going to discuss the system in Britain. देखो ब्रिटेन कौन से 4 कंट्रीज से मिलकर बनता है. वो है एक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड. दीज 4 कंट्रीज मेक द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. तो या ब्रिटिश आइल्स. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सारी कंट्रीज किस तरह से एक साथ मिली. ओके. सो सबसे पहली लाइन देखो जो मैंने अंडरलाइन किया, जिसको आप लोग को नोट करना है. तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन. मतलब कि एक कोई सडन रिवोल्यूशन से ब्रिटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन नहीं हुआ. जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अब हम देखते हैं यूके में, वो एक किसी सडन रिवोल्यूशन से नहीं हुआ, बल्कि एक पूरा लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहा है जिसके थ्रू ये बने हैं. तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हुआ. तो 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं. ठीक है. तो उसके पहले क्या थे, ये सारी कंट्रीज क्या करते थे, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस. ठीक है. एथनिक वंस मतलब जो ट्रेडिशनल होते थे, ट्रेडिशनल जो अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे. ठीक है. सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश. मतलब जो इंग्लैंड में रहते थे उनको इंग्लिश बोलते हैं, जो वेल्स में रहते थे वो वेल्श थे, जो स्कॉटलैंड में थे वो स्कॉटिश या स्कॉट, और जो आयरलैंड में थे वो आयरिश बोले जाते थे. ठीक है. ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस. ठीक है. सब अपने अपने ग्रुप्स में बटे हुए थे, अपने अपना सबका कल्चर था, अपना अपना सब पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, अपनी अपनी लैंग्वेज थी. ठीक है. बट इंग्लिश जो नेशन है वो स्टेडीली ग्रीव वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर. लेकिन अब इन सब में चारों ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो किसका हुआ, इंग्लैंड का हुआ. हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसका सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में. मतलब जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो किसको मिला था, इंग्लैंड को. राइट. तो इंग्लैंड इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री आफ्टर द industrial revolution. So they went ahead and made so many colonies, developed a lot of developed markets, and they could manufacture the products, and they had got the huge market in the form of India or the Caribbean countries. तो इस तरह से वो अपने माल को जितना भी वो लोग प्रोडक्शन करते थे वो अपने अपने कॉलोनीज़ में बेच देते थे, या उनके पास एक बड़ा बाज़ार उपलब्ध था. तो इस तरह से जो इंग्लैंड वाला पार्ट है वो बहुत पावरफुल पार्ट के रूप में उभरा. तो उसने क्या किया, उसने डोमिनेट करना शुरू किया बाकी कंट्रीज़ को, यूनाइटेड किंगडम के, जैसे स्कॉटलैंड को या आयरलैंड को या वेल्स को. उन्हें धीरे धीरे उनको अपने में मिलाने की कोशिश की, यूनिफाई करने की कोशिश की, फोर्स करके, ताकि उनका जो कल्चर है या उनकी जो आइडियोलॉजी है वो डोमिनेट कर सके. ठीक है. एक और चीज़ है, जो इंग्लैंड वाला पार्ट है यूनाइटेड किंगडम में, उस अभी मैं इसको मैप में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से था ये डिवाइडेड. तो इंग्लैंड में क्या थे, प्रोटेस्टेंट ज़्यादा रहते थे. देखो क्रिश्चियनिटी वॉज द रिलीजन दैट इज़ फॉलोड इन यूके, इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम. तो क्रिश्चियनिटी, देयर आर 2 विंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका. एक तो कैथोलिक ग्रुप है और दूसरा है प्रोटेस्टेंट. ठीक है. तो इंग्लैंड में जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे. और प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं, जो नई सोच के, दो मॉडर्न, दोज हु बिलीव्ड इन द रिफॉर्म्स टू बी मेड इन क्रिश्चियनिटी. और दूसरे जो थे वो कौन थे, कैथोलिक्स. कैथोलिक्स कौन होते हैं, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो चर्च की शक्ति में विश्वास करते थे, जो किसी तरह के कोई रिफॉर्म में विश्वास नहीं करते थे. मीन्स हम उनको कंजर्वेटिव समझ सकते हैं, जैसे बाकी रिलीजन में कंजर्वेटिव्स होते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स. ओके. तो देखेंगे कि ये डोमिनेंस किस तरह से, प्रोटेस्टेंट्स का डोमिनेंस कैथोलिक्स के ऊपर हुआ, किस तरह से इंग्लैंड ने बाकी कंट्रीज़ को अपने अंडर में मिलाया. तो रिवोल्यूशन जो हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, इंग्लैंड को. इंग्लैंड इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, और उस पावर का फ़ायदा उठा के उसने अलग ये स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को धीरे धीरे अपने में
मिलाया, या पूरे यूनाइटेड किंगडम को उन्होंने फॉर्म एक उसका एक फॉर्मेशन किया, तो वो हमें समझना है। ठीक है, तो इंग्लैंड, ये कहानी की शुरुआत कब हुई, नेशन स्टेट की भावना कब आई? अभी तक तो ये अलग अलग ग्रुप्स में बटे थे, बट 1688 में इन दी protracted conflict, the monarchy system ended in ब्रिटेन, और जो पावर था वो हैंड ओवर किया किसको? इंग्लिश पार्लियामेंट को। ठीक है, तो मोनार्क ने ये पावर हैंड ओवर कर दिया इंग्लिश पार्लियामेंट को, कब? 1688 में। तो वहाँ से एक नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन था वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने में मिलाने की कोशिश की, कि दे ट्राई टू यूनिफाई स्कॉटलैंड, दे ट्राई टू इंक्लूड स्कॉटलैंड। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वॉज पास्ड। ठीक है, वो एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, जिसमें स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। दैट रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री है? एक है स्कॉटलैंड, एक इंग्लैंड, और तीसरी भी है इसके अंदर, जो तुम बुक में नहीं लिखा है, तीसरी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, वो है वेल्स। तो ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, सो दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब इंग्लैंड वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड, क्यों थी वो तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इंग्लैंड वॉज द मोस्ट पावरफुल। अब देखो, स्कॉटलैंड में कौन थे? ज़्यादातर कैथलिक्स थे, और इंग्लैंड में कौन थे? प्रोटेस्टेंट्स थे। तो इनका अपना स्ट्रगल चलता था। प्रोटेस्टेंट्स जो है वो, जो जो स्कॉटलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी को समझने वाले लोग थे या मानने वाले लोग थे, उनको मदद करते थे, उनके थ्रू एक अवेयरनेस फैलाते थे, या अपनी डोमिनेंस को प्रिवेल करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि उन्होंने स्कॉटलैंड को तो मिला लिया, इसके थ्रू क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन। सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंस फोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर्स। तो अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता था? इंग्लिश मेंबर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि द मोस्ट पावरफुल नेशन वाज इंग्लैंड, तो उसके मेंबर्स जो इंग्लिश मेंबर्स थे वही डोमिनेट ज़्यादा होंगे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। तो इंग्लिश, बिकॉज दे वर पावरफुल, तो इसकी वजह से जो स्कॉटलैंड का अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था, अपना लैंग्वेज था, वो उसको सप्रेस कर दिया इंग्लिश लोगों ने। ठीक है, इंग्लैंड के लोगों ने। द कैथलिक्स clans that inhabited in the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। जब भी वो अपने जो भी चीज़ें हो रही थी उसके खिलाफ विरोध करते, whenever they tried to raise their voice against it, whatever was happening with them, their revolt or their voice was suppressed। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश मोर पावरफुल, दे कुड सप्रेस इट इजीली। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। ये भी ध्यान रखना कि आप, मतलब ये सप्रेशन में या किस तरह से डोमिनेंस वो साबित कर रहे थे अपना, किस हाउ दे वर प्रूविंग देयर डोमिनेंस ओवर द स्कॉटिश, क्योंकि स्कॉटिश जो जो उनकी लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज थी, उसको भी दे कुड नॉट स्पीक, दे वर फॉरबिडन टू स्पीक। ठीक है, they were forbidden to wear their national dress, or large numbers were forcibly driven out of their homeland। ठीक है, अब इसी तरह से, जिस तरह से स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने अपने में मिलाया था, और उसके बाद जिस तरह से उनकी वॉइस का सप्रेशन हुआ, उसी तरह से सेम चीज़ें कहाँ हो रही थी? आयरलैंड में। अब हम देखते हैं आयरलैंड का क्या सिस्टम रहा, आयरलैंड में क्या चीज़ें हो रही थी। लेट मी जस्ट ओके, तो एक बार मैं तुम्हें मैप में पहले समझा देता हूँ क्या चीज़ है। जस्ट ओपन द मैप फॉर यू। यस, हियर वी गो। देखो, ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है। ठीक है, और ये स्कॉटलैंड, द नॉर्दर्न पार्ट इज स्कॉटलैंड, दिस वन इज इंग्लैंड। ठीक है, ये वेल्स है, और ये है आपका आयरलैंड। आयरलैंड भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड और एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, ये मेन पार्ट है यूके का, और रिपब्लिक आयरलैंड एक अलग कंट्री है। ओके, ये ध्यान रखना। तो स्कॉटलैंड को कब मिलाया था? 1701 में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड ये देखो, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये मिलके क्या बनते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जब उसके बाद आयरलैंड भी इसके अंदर मिल गया था,
तब ये पूरा यूनाइटेड किंगडम हुआ। ओके, और जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ब्रिटिश आइल्स पढ़ा था जिसके अंदर सभी एथनिक ग्रुप्स अलग अलग थे, तो वो पूरा था ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी मिला दिया और सारा स्कॉटलैंड इंग्लैंड ये पूरा सब कुछ मिलाने के बाद ब्रिटिश आइल्स बना था। तो ये था मेन। अब आगे हम आते हैं आयरलैंड को किस तरह से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, so now Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. तो देखो जो अभी हमने देखा अभी मैप में जो सदर्न पार्ट था आयरलैंड का वो थे कैथलिक्स, वो कैथलिक्स थे, और जो नॉर्दर्न पार्ट था वो थे प्रोटेस्टेंट्स। तो इसलिए जो आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट था वो इजीली जो है इंग्लैंड ने उसको परसुएट कर लिया, इंग्लैंड ने उसको यूनाइटेड किंगडम में मर्ज कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड की पूरी पॉपुलेशन थी वो दे वर ऑल प्रोटेस्टेंट्स। तो द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर largely Catholic country. So Catholic revolts against British dominance were suppressed. तो जो कैथलिक ने रिवॉल्ट्स किए वो आसानी से सप्रेस कर दिया गया। लेकिन देखो यहाँ पे एक नेम आएगा एक रिवॉल्ट का, एक रिवोल्यूशनरी का, जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि इट मे बी आस्क्ड इन 1 मार्क। सो आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन, ठीक है, वोल्फ टोन का नाम याद रखना कि यू माइट बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क कि हु वाज द वन हु रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस, yeah, the dominance of Protestants. It was Wolfe Tone. So and the after a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. तो ये ध्यान रखना 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया था उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में, और 1801 में किसको इनकॉर्पोरेट किया? आयरलैंड को। सो मेनली जो नॉर्दर्न पार्ट है जो अभी मैंने तुम्हें मैप में दिखाया। सो अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्ज्ड through the propagation of dominant English culture. The symbols of New Britain, अब देखो अब इन्होंने इसको मिला लिया लेकिन ये अभी भी अलग अलग ग्रुप्स में थे, अलग अलग, ये कोई कैथलिक था कोई प्रोटेस्टेंट था, तो इनको किस तरह से एक किया गया वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया उन्होंने। अब जब नया ब्रिटिश नेशन बना लिया गया, सो द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग, अब उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश फ्लैग बनाया जो कि यूनियन जैक बोला जाता है, द नेशनल एंथम जो कि गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये बनाया नेशनल एंथम, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। तो खाली एक ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया वन, और उसके बाद नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह से क्या किया उन्होंने, इंग्लिश जो कल्चर था उसको डोमिनेट कराने की कोशिश की, और पूरे यूके को दे ट्राइड टू शो एज वन। सो ये दीज वर द स्टेप्स दैट वर टेकन, और इस तरह से उन्होंने क्या किया जो बाकी कंट्रीज जैसे स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है या वेल्स है, उनको सबॉर्डिनेट पार्टनर्स के रूप में ही रखा। बाकी जो मेन कल्चर है वो प्रोटेस्टेंट्स और इंग्लिश पीपल का ही फॉलो होता है वहाँ पे। तो इस तरह से ये यूनाइटेड किंगडम का यूनिफिकेशन हुआ। आई मीन ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स और आयरलैंड, इनका यूनिफिकेशन हुआ। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन drop a message in the comment box. Thank you.